Okay, friends, so once again, welcome back and very good afternoon to everybody. I hope you all are safe, your family member, your relative, your parents, your friends, all are safe. We are discussing a very interesting chapter number 12. We are discussing, and friends, we had started this chapter from the history. Initially, it was believed. Initially, it was believed that the atom is the smallest particle. बट उसके बाद इलेक्ट्रॉन का इन्वेंशन हुआ, रेडियो एक्टिविटी का इन्वेंशन हुआ, तो तब जाके साइंटिस्टों को, पब्लिक को ये समझ में आया कि एटम के अंदर भी कुछ है, इलेक्ट्रॉन्स है। और एटम वैसे न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है बट एटम न्यूट्रल है, तो कुछ पॉजिटिव चार्ज भी अंदर होना चाहिए, ऐसा साइंटिस्टों को पता चला। फिर वो लोग सोचने लगे कि भाई तो फिर एटम कैसा है, उसके अंदर क्या कंस्ट्रक्शन। अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग साइंटिस्टों ने अपने खुद के जो विचार थे, जो थॉट्स थे, वो रिप्रेजेंट किए। दैट इज कॉल्ड द एटॉमिक मॉडल। तो सबसे पहला जो एटॉमिक मॉडल था, दैट वाज गिवन बाय द थॉमसन। वो थॉमसन ने दिया था। थॉमसन ने ये बताया था कि भाई एटम जो होता है ना, वो वाटरमेलन जैसा होता है। बट थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल था, वो डिस्क्रीट वेवलेंथ, जब डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस को फिल करते हैं एंड डिस्चार्ज को पास करते हैं, तो उसके द्वारा अलग अलग डिस्क्रीट वेवलेंथ जनरेट होती है। उसका स्पेक्ट्रोग्राफ, उसका एटॉमिक स्पेक्ट्रा हमको मिलता है। वो एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो होता है ना, वो डिस्क्रीट वेवलेंथ से बना होता है। तो ऐसा क्यों, वो समझाने में जो थॉमसन का मॉडल था वो फेल हुआ। उसके बाद गिगर मास्टर ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। वो एक्सपेरिमेंट के बेस पे थॉमसन का जो स्टूडेंट था रदरफोर्ड, उसने एक नया थॉट्स, नया चीज बताया कि भाई जो एटम जो होता है ना, वो प्लानिटरी मॉडल जैसा होता है। सेंटर पे सब कुछ पॉजिटिव एंड मोस्टली जो मास है वो उसके सेंट्रल रीजन में, न्यूक्लियस में होता है, और उसके आसपास इलेक्ट्रॉन होता है। बट ये जो रदरफोर्ड का जो मॉडल था, वो एटम्स के स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने में फेल हुआ। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम बिकॉज according to the according to the Rutherford model, electrons are revolving around the nucleus and circular motion जो होता है ना, वो accelerated motion होता है। and according to the Maxwell electromagnetic theory, any accelerated charge particle produces the electromagnetic radiation from it। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन के द्वारा रेडिएशन प्रोड्यूस होता है, तो उसका एनर्जी खुद का डिक्रीज होना चाहिए। एंड फाइनली इलेक्ट्रॉन शुड एंड टू द न्यूक्लियस। उसका जो ट्रेजेक्टरी होता है, दैट शुड बी एंड टू द न्यूक्लियस, एंड बिकॉज ऑफ दैट एटम कैन नॉट बी रिमेन्स स्टेबल। तो रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल जो है ना, वो एटम्स के स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने में कोलैप्स हुआ। उसके बाद डिस्चार्ज ट्यूब का जो एक्सपेरिमेंट है वो वापस से किया गया। उसके अंदर अलग अलग स्पेक्ट्रल सीरीज है वो पता चला। सबसे पहले बामर ने एक सीरीज फाइंड किया एंड दैट सीरीज इज नेम्ड एज अ बामर सीरीज। तो वो जो सीरीज था, उसका इक्वेशन बामर ने प्रैक्टिकली, नॉट थियोरेटिकली, उसने सोच के वो बामर सीरीज के अंदर जितने भी वेवलेंथ्स है, वो सभी वेवलेंथ्स आ जाए, ऐसा एक इक्वेशन बनाया। एंड दैट इक्वेशन इज नोन एज अ बामर सीरीज इक्वेशन। बामर सीरीज सबसे पहले इन्वेंशन हो गया, उसका रीजन कोई बताएगा मुझे? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड व्हाई द बामर सीरीज इज इन्वेंटेड वेरी फर्स्ट? It was in the visible region. वेरी गुड, इट वाज इन द विजिबल रीजन। तो दैट इज द रीजन व्हाई द बामर सीरीज इन्वेंटेड वेरी फर्स्ट। उसके बाद लाइमन, ब्रैकेट, पास्चन, फंड सीरीज भी इन्वेंशन हुआ। बट फ्रेंड्स, अभी तक साइंटिस्टों को ये पता नहीं था, मैं हिस्ट्री आपको पढ़ा रहा हूँ, तो अभी तक उन लोगों को ये पता नहीं था कि ये डिस्क्रीट वेवलेंथ प्रोड्यूस क्यों होती है। हाँ, अगर हम कोई डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस को फिल कर देंगे, हाइड्रोजन जैसे गैस को फिल कर देंगे और वहां से डिस्चार्ज पास करेंगे, तो कुछ ऐसे डिस्क्रीट वेवलेंथ, डिस्क्रीट का मतलब कंटिन्यूअस ना हो, ऐसी अलग अलग वेवलेंथ मिलती है, उसका एटॉमिक स्पेक्ट्रम मिलता है, बट उसका रीजन क्या है वो अभी तक साइंटिस्ट को पता नहीं है। लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड सीरीज यहाँ पे इन्वेंट हुआ, बट उसका रीजन पता नहीं है। उसके बाद
बोहर आया, उसने क्लासिकल मैकेनिक्स के अगेंस्ट में जाके कुछ हाइपोथेसिस दिए जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। लास्ट लेक्चर वाज द वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्चर। उसमें हमने ये देखा था कि बोहर ने 3 हाइपोथेसिस दिए थे। नंबर 1 कि भाई न्यूक्लियस के आसपास कुछ ऑर्बिट्स ऐसी होती है कि जहां पे इलेक्ट्रॉन किसी भी का टाइप का एनर्जी का एमिशन नहीं करेगा। अब ये है ना, अब ये जो स्टेटमेंट दिया वो क्लासिकल मैकेनिक्स के अगेंस्ट था, बिकॉज क्लासिकल मैकेनिक्स तो ये बता रहा है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास रिवॉल्व हो रहा है, रिवोल्यूशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो वो एक्सेलरेटेड मोशन माना जाएगा, एंड एक्सेलरेटेड चार्ज ऑलवेज प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फ्रॉम इट। पर यहाँ पे उसने ये बताया कि भाई कुछ ऑर्बिट्स ऐसे होते हैं कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन किसी भी टाइप का एमिशन नहीं करता है। ऐसा क्यों, वो मत पूछो, बट ये एक्सेप्ट कर लो, ये हाइपोथेसिस है। तो बोहर ने कुछ 3 हाइपोथेसिस दिए। नंबर 1 कि कुछ ऑर्बिट्स ऐसे होते हैं कि जहाँ पे रेडिएशन का एमिशन नहीं होगा, उसको हम स्टेडी या स्टेबल ऑर्बिट बोलेंगे। नंबर 2, जब इलेक्ट्रॉन ये स्टेबल ऑर्बिट में रिवॉल्व होता है तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो ऑलवेज क्वांटाइज्ड होता है, मतलब इट इज इन द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। या इन अदर वर्ड आई कैन से from the infinite number of orbits around the nucleus, electron can revolve steadily without emission of energy only in those orbits where its angular momentum is given by nh/2π. So that was the second hypothesis. ये कहाँ से आया वो मत पूछो। और तीसरा तो ठीक है, तीसरा तो एनर्जी कंजर्वेशन से पता चल जाएगा कि भाई अगर कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में से लोअर एनर्जी लेवल में जाएगा तो ये दो एनर्जी लेवल के डिफरेंस जितना फोटोन का एनर्जी जो हो ऐसा एक फोटोन एमिट करेगा। वो तो सीधी सी बात है कि हायर एनर्जी लेवल में से इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी अचीव करता है तो उसका एनर्जी गया कहाँ पे, तो बोले वो रेडिएशन में कन्वर्ट हो गया, फोटोन में कन्वर्ट हो गया। तो थर्ड हाइपोथेसिस जो था ना वो तो ठीक है, वो तो एनर्जी कंजर्वेशन के साथ कंपेटिबल है। बट फर्स्ट एंड सेकंड हाइपोथेसिस जो है उसका प्रूफ बोहर ने जो हाइपोथेसिस दिया था उसके बाद 10 years आफ्टर 10 years that first and second hypothesis was proved by the help of the quantum mechanics। तो बोहर ने जो हाइपोथेसिस दिए थे उसको क्वांटम मैकेनिक्स के द्वारा प्रूव किया गया आफ्टर 10 years ऑफ द बोहर्स हाइपोथेसिस। तो फ्रेंड्स आज हम वो सस्पेंस ओपन करने वाले हैं कि किस हिसाब से वो हाइपोथेसिस प्रूव होने वाले हैं, वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। आज हम ये चैप्टर को कंप्लीट करेंगे थ्योरी वाइज, एंड नेक्स्ट लेक्चर में आपके न्यूमेरिकल्स एंड एमसीक्यू भी खत्म हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स लास्ट लेक्चर में हमने बोहर्स हाइपोथेसिस डिस्कस किए थे। उसके बाद हमने 2 चीज किया था, एक तो रेडियस का इक्वेशन निकाला था और एनर्जी का इक्वेशन निकाला था। किसी को याद है रेडियस का इक्वेशन? किसी को याद है इक्वेशन ऑफ द रेडियस? उसको याद रखना बोला था मैंने। n² n square h square epsilon naught upon pi m square z, so r proportional to n square by z। और दूसरा जो था वो एनर्जी का इक्वेशन था। इसको सिंपली रेडियस के इक्वेशन को ऐसे भी हम कर सकते हैं 0.53 n square by z एंगस्ट्रॉम। और हाइड्रोजन का सबसे पहला जो ऑर्बिट होता है हाइड्रोजन का मतलब Z1, और n का वैल्यू भी अगर 1 है तो उसको बोहर ऑर्बिट बोलते हैं। तो बोहर रेडियस का जो फॉर्मूला होगा उसको A1 भी बोल सकते हैं, दैट इज अ 0.53 एंगस्ट्रॉम एग्जैक्ट। एनर्जी का इक्वेशन था माइनस कमिनी नॉट कमिनी एमिनी 4 पावर z² अपॉन 8 एप्सिलॉन स्क्वायर n square h square, and that was comes out to be a minus 13.6 upon n square into z square electron volt। तो ये बात हमने डिस्कस किया था, राइट फ्रेंड्स? इट वाज द वी डिस्कस दिस थिंग, यस और नो? क्या ये किया था हमने? यस सर। Yes, sir. और उसके बाद मैंने आयोनाइजेशन पोटेंशियल एंड एक्साइटेशन पोटेंशियल के बारे में भी डिस्कशन किया होगा।
आयोनाइजेशन पोटेंशियल एंड एक्साइटेशन पोटेंशियल एनर्जी लेवल्स के बारे में डिस्कस किया था। अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है तो उसका जो एनर्जी होगा वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में है तो उसका जो एनर्जी होगा वो -3.4 होगा। अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में है तो उसका जो एनर्जी होता है वो -51.51 होता है। एंड अगर इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट में है तो उसका एनर्जी जो होता है ना वो -0.85 होता है। तो अगर कोई फर्स्ट ऑर्बिट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसको रिलीज करना है, तो उसको रिलीज करने के लिए हमको उसका जो नेगेटिव एनर्जी है उसको नेगेटिव निकालना पड़ेगा, उसको जीरो करना पड़ेगा। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है तो उसको रिलीज करने के लिए, उसको फ्री करने के लिए मुझे कितना एनर्जी देना पड़ेगा? उसके जितना ऑपोजिट। हाँ, माइनस जो है उसके बदले प्लस देना पड़ेगा, मतलब 13.6 देना पड़ेगा। तो उसको ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को क्या बोलते हैं? मुझे ये एक्साइटेशन एनर्जी। नहीं 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 एमिशन नहीं एनर्जी। नहीं 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 नहीं, उसको आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। जब एटम में से इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है तो दैट इज कॉल्ड द आयोनाइजेशन। तो एटम अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो वो आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितना एनर्जी देंगे तो उसका माइनस खत्म हो जाएगा, उसका नेट एनर्जी जीरो हो जाएगा, मतलब वो इनफाइनाइट ऑर्बिट में चला जाएगा, मतलब वो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में से फ्री हो जाएगा। मतलब वो फ्री हो गया, मतलब जो एटम है वो आयोनाइज्ड हो गया। तो ये -13.6 जो है ना वो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है। चलो, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी कितना होगा? अगर इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी सेकंड स्टेट में है तो मुझे कितना देना पड़ेगा उसको आयोनाइज करने के लिए? 3.4। तो सेकंड आयोनाइजेशन जो एनर्जी है हाइड्रोजन का वो 3.4 है। एंड सिमिलरली थर्ड एंड फोर्थ यू कैन थिंक अबाउट इट। बट अगर इलेक्ट्रॉन को मुझे फर्स्ट ऑर्बिट में से सेकंड में भेजना है तो ये दोनों, इन दोनों के डिफरेंस जितना एनर्जी मुझे प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो मुझे इन दोनों का जो डिफरेंस है ना वो 10.2 है। तो अगर मुझे इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट में से अगर सेकंड में भेजना है तो आई नीड टू प्रोवाइड 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट द एनर्जी। तो ये क्या हुआ पता है आपको? इलेक्ट्रॉन का ग्राउंड स्टेट में से एक्साइटेशन हुआ। तो ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो क्या हो गया भैया? एक्साइटेशन एनर्जी। मोर प्रिसाइजली आई शुड से फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। n इक्वल्स टू 2, वैसे वो ऑर्बिट नंबर 2 है, बट उसको क्या बोलते हैं पता है आपको? उसको बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट। तो n इज इक्वल्स टू 2 जो है ना वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। अगर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है और अगर मुझे उसको थर्ड स्टेट में ले जाना है तो इसको बोलेंगे हम सेकंड एक्साइटेशन हुआ। फर्स्ट नहीं बट सेकंड, उसके पहले फर्स्ट के बाद दूसरा, मतलब ये सेकंड एक्साइटेशन हुआ। तो उसके लिए कितना एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा? तो निकालो तो इन दोनों का डिफरेंस। फर्स्ट, 1.9। ये सभी याद रखना है भैया। अगर E2 माइनस E1 करोगे तो 10.2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। अगर E3 माइनस E1 करोगे तो 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगा। कभी कभी वो 12.1 भी बोलते हैं उसको। अगर इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट में से आपको फोर्थ ऑर्बिट में ले जाना है तो भैया आपको पता है कितना एनर्जी रिक्वायर्ड है? तो E4 माइनस 1 E1, तो ये 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिक्वायर्ड है। तो आपको ये 5-7 चीज आपको याद रखना है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7। इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, फोर्थ। इसको बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड एनर्जी, सेकंड एक्साइटेड एनर्जी, थर्ड एक्साइटेड एनर्जी। वैसे n इज इक्वल टू जो 3 है ना वो स्टेट तो 3 है, बट उसको बोल देंगे क्या हम? इसको बोलेंगे सेकंड एक्साइटेड स्टेट। n इज इक्वल टू 4 को क्या बोलना चाहिए?
थर्ड एक्साइटेड स्टेट। आया बात समझ में फ्रेंड्स? Yes, sir. तो आयोनाइजेशन एनर्जी एंड एक्साइटेशन एनर्जी एंड एनर्जी लेवल्स, ये जो टॉपिक था वो भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस वैसे किया था। दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। तो फ्रेंड्स लास्ट में हमने जो किया था वो यहाँ तक किया था, क्वेश्चन नंबर, आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर, मुझे पता नहीं है, क्वेश्चन नंबर 19 तो नहीं मैंने कराया था, 20, 20, 21 सब करा दिया था। एनर्जी लेवल्स एंड आयोनाइजेशन एंड एक्साइटेशन एनर्जी के बारे में डिस्कशन सब कुछ हो गया था। आयोनाइजेशन एनर्जी एंड एक्साइटेशन एनर्जी उसके बारे में डिस्कशन हो गया था। तो 20th क्वेश्चन तक मैंने कराया था, राइट फ्रेंड्स? Yes, sir. Yes, sir. फाइन। अब आज हम कुछ सस्पेंस को ओपन करने वाले हैं। एक तो वो पहले लेक्चर से जो बाकी था सस्पेंस वो ओपन करेंगे कि भाई क्यों जब हम हाइड्रोजन जैसे एटॉमिक गैस को डिस्चार्ज ट्यूब में फिल करते हैं और डिस्चार्ज पास करते हैं तो क्यों डिस्क्रीट वेवलेंथ्स क्यों जनरेट होती है, अलग अलग वेवलेंथ्स का जनरेशन का रीजन क्या है, तो उसका रीजन हम पता करेंगे। एंड फ्रेंड्स और एक चीज हम करेंगे, हम बाय द हेल्प ऑफ द बोहर्स एटॉमिक मॉडल हम जो इक्वेशन प्रैक्टिकली मिले थे, जो इक्वेशन प्रैक्टिकली मिले थे लाइमन बामर पाश्चन ब्रैकेट फंड सीरीज के, वो प्रैक्टिकली मिले थे, उसी को हम थ्योरेटिकली प्रूव करेंगे। तो उसका मतलब कि बोहर एटॉमिक मॉडल जो है ना वो बहुत ही हद तक सक्सेसफुल है, बिकॉज जो रिजल्ट प्रैक्टिकली मिल रहा है उसको थ्योरेटिकली भी यहाँ पे प्रूव किया जा सकता है बाय द हेल्प ऑफ द बोहर एटॉमिक मॉडल। तो अभी क्वेश्चन वही है कि एक्सप्लेन द रीजन behind emission of discrete wavelength from discharge tube. Also obtain formula of emitted wavelength by Bohr's hypothesis. So that is the question. चलो फ्रेंड्स पहले क्वेश्चन समझ में आया, अब हम क्या करने वाले हैं। फ्रेंड्स am I audible to you? तो अब मेरा जो टास्क है वो ये है कि जो लाइमन बामर पाश्चन ब्रैकेट फंड सीरीज का जो फॉर्मूला उन लोगों ने प्रैक्टिकली निकाले थे, तो वही फॉर्मूला मैं बोहर्स मॉडल के द्वारा थ्योरेटिकली प्रूव करने वाला हूँ, और ऑटोमेटिकली एमिशन का रीजन क्या है वो भी आपको पता चल जाएगा। चलो, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो हमने एनर्जी का इक्वेशन निकाला है, किसी को याद है भैया? तो बोले -m⁴ पावर upon eta epsilon square n square h square. I am considering the hydrogen atom, so I had considered z is equals to 1. अगर इलेक्ट्रॉन कोई ith स्टेट में है तो यहाँ पे मुझे ni लिखना पड़ेगा, और मान लो कि इलेक्ट्रॉन फिर लोअर स्टेट k में जा रहा है, तो लोअर स्टेट का जो एनर्जी होगा वो -m⁴ पावर 8 एप्सिलॉन स्क्वायर एन के स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर लिखना चाहिए मुझे। इज इट ओके? Yes, sir. नाउ
according Bohr's थर्ड हाइपोथेसिस कि भाई अगर कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में से लोअर एनर्जी लेवल में जाता है तो दोनों एनर्जी लेवल के डिफरेंस जो होगा उसी एनर्जी का फोटोन एमिट करेगा। तो EI माइनस EK इज इक्वल्स टू HF, दैट वाज द बोहर्स थर्ड हाइपोथेसिस। चलो, इज इट अंडरस्टूड अप टिल नाउ? Yes, Yes, sir. sir. अब ये EI का जो वैल्यू है ना वो -me4 अपॉन 8 एप्सिलॉन स्क्वायर H स्क्वायर NI स्क्वायर माइनस माइनस प्लस me4 अपॉन 8 एप्सिलॉन स्क्वायर H स्क्वायर NK स्क्वायर इज इक्वल्स टू HF के बदले कैन आई से HC बाय लैम्बडा। इज इट ओके? Yes, sir. चलो, अभी ये HC बाई लैम्बडा फ्रीक्वेंसी F के बदले C बाई लैम्बडा लिख सकते हैं ना? चलेगा ना? चलेगा? Yes, sir. चलो, अभी है ना राइट साइड HC बाई लैम्बडा को मैंने लेफ्ट हैंड से लिख दिया और राइट साइड me⁴ 8 एप्सिलॉन स्क्वायर H स्क्वायर कॉमन और बचेगा क्या आपका 1 अपॉन n² स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ni स्क्वायर, ये बचेगा आपका। अब ये 1 अपॉन लैम्बडा को अगर सब जगह इक्वेशन बनाते हो तो me⁴ अपॉन 8 एप्सिलॉन स्क्वायर, अब CH नीचे जाएगा तो CH³ हो जाएगा 1 अपॉन NK स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ni स्क्वायर। Friends, here if we find that me⁴ upon 8 एप्सिलॉन स्क्वायर CH³, ये CH³ क्यों हुआ पता चला ना आपको? CH को मैंने नीचे भेजा, इसको मैंने नीचे भेज दिया तो C इंटू H³ हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो वैल्यूज है ना वो सारे वैल्यूज देखो आप कांस्टेंट है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है 9.1 10⁻⁻31, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पता है 8.85 10⁻12, वेलोसिटी ऑफ द लाइट भी पता है 3 × 10⁸, एच प्लैंक कांस्टेंट 6.625 10⁻34, सब कुछ पता है। तो अगर उसको सिंप्लीफाई करेंगे ना तो वी गेट द सरप्राइज हियर, the value is exactly comes out to be a this one, and that is nothing but that is the Rydberg's constant. Rydberg's constant. So putting this, so finally we come to know that this wavelengths are produces due to the transition of electron from higher energy level to the lower energy level. Whatever the equation we obtain in the Lyman-Balmer-Paschen bracket fund series, practically the same equation is obtained here by the help of the Bohr's atomic model. तो फ्रेंड्स, दैट इज द मेन सक्सेस। ये बोहर्स एटॉमिक मॉडल का सबसे बड़ा सक्सेस है कि प्रैक्टिकली जो डिस्क्रीट वेवलेंथ मिल रही थी उसका रीजन क्या है वो पता चला कि भाई उसका जो रीजन है ना वो ये है कि न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन बहुत सारे ऑर्बिट्स में हो सकता है। तो न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिट में हो सकता है। तो जब इलेक्ट्रॉन कोई हायर एनर्जी लेवल में से, जैसे ये वाला सबसे फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट है, फोर्थ ऑर्बिट है, ये फिफ्थ ऑर्बिट है मान लो,
और ये मान लो कि 6th ऑर्बिट है। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन कोई भी ऑर्बिटल में से कोई भी ऑर्बिटल, चाहे 6 में से 1 में आए, या 5th में से 1 में आए, या 3 में से 1 में आए, या 2 में से 1 में आए, या कोई भी ऑर्बिटल में से अगर वो फर्स्ट ऑर्बिट में आता है, किसी भी ऑर्बिट में से अगर वो फर्स्ट ऑर्बिट में आता है, तो लाइमन सीरीज का एमिशन होगा 6 5 3 2 1, 6 5 3 4 3 2, किसी में से भी अगर 1 में आएगा तो वहां पे लाइमन सीरीज का एमिशन होगा। अगर कोई भी ऑर्बिट में से अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में आता है, किसी भी ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन अगर सेकंड ऑर्बिट में आता है, तो वहां पे आपका बामर सीरीज के वेवलेंथ का एमिशन होगा। अगर किसी भी ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में आएगा, तो वहां पे आपका पाश्चियन सीरीज का एमिशन होगा। किसी भी ऑर्बिट में से अगर इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट में आता है, किसी भी ऑर्बिट में से, तो आपका ब्रैकेट सीरीज होगा, और अगर 5th ऑर्बिट में आता है तो फंड सीरीज का एमिशन होगा। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? तो ये अलग अलग डिस्क्रीट वेवलेंथ के एमिशन क्यों हो रहा है उसका रीजन पता चल गया। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी गॉट द एग्जैक्ट फॉर्मूला of Lyman-Balmer Paschen bracket fund series that was obtained in the practically. So theoretical calculations of the Bohr's atomic model gives the same formula। मतलब ये कह सकते हैं कि बोहर एटॉमिक मॉडल का मेन सक्सेस ये है कि वो प्रैक्टिकली जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजेनिक एटम्स के एटॉमिक स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन कर पा रहा है, ऐसा कह सकते हैं। चलो, क्या ये सस्पेंस ओपन हो गया? यहाँ तक समझ में आया फ्रेंड्स? Yes, sir. Yes, sir. तो बोहर मॉडल का सबसे बड़ा सक्सेस ये है कि उसके द्वारा हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन कर सकते हैं, कर पा रहे हैं। अब आज हम एक और सक्सेस ओपन करने वाले हैं। ये अभी जो मैंने क्वेश्चन आपको कराया वो 4 मार्क्स में आपको प्रिपेयर करना है। वैसे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? ये क्वेश्चन आपको समझ में आया फ्रेंड्स? Yes, sir. अब बोहर के जो फर्स्ट एंड सेकंड हाइपोथेसिस है उसके बारे में हम क्लियर करेंगे, उसको ओपन अप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 खत्म हुआ। 22 आप देख लेना, उसमें कुछ नहीं, वही बताया गया है कि भाई कैसे कब कौन सा एमिशन होता है, वही बताया गया। 22nd इज फॉर एमसीक्यू, 22nd इज फॉर एमसीक्यू। उसमें वही है कि अगर कोई भी ऑर्बिट में से फर्स्ट में आएगा तो लाइमन सीरीज जनरेट होगा, किसी में से सेकंड में आएगा तो बामर सीरीज आएगा, ऐसे सब कुछ समझाया हुआ है। ओके, और यहाँ पे मैंने जो बताया था वही यहाँ पे दिखाया गया है। तो सेकंड 22nd इज फॉर एमसीक्यू एंड 23rd जो है एक्सप्लेन द एमिशन लाइन एंड एब्जॉर्प्शन लाइन। तो आई थिंक ये मैंने ऑलरेडी कर, एमिशन स्पेक्ट्रा एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हमने डिस्कस कर लिया था फ्रेंड्स। तो क्या मैंने एमिशन स्पेक्ट्रा एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा रिपीट का ये क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है हमने क्या? सर मतलब वो ये वाला नहीं किया था उससे। हाँ, वो एमिशन स्पेक्ट्रा एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा जो है ना, वही चीज यहाँ पे है, ये रिपीट हो रहा है। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि भाई अगर हम डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस को भरेंगे और डिस्चार्ज पास करेंगे तो कुछ डिस्क्रीट वेवलेंथ हमको मिलेगी, और अगर उसका स्पेक्ट्रम बनाएंगे तो पूरा स्पेक्ट्रम तो ब्लैक होगा, बट कहीं कहीं पे आपको व्हाइट लाइंस जो एमिट हो रही है वेवलेंथ वो आपको वहां पे दिखेगी। तो दैट इज कॉल्ड द एमिशन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन उसको, और जो लाइन्स है वहां पे उसको एमिशन लाइन बोलते हैं। एंड अगर कोई सिंपल सी ट्यूब है, डिस्चार्ज ट्यूब नहीं है, उसमें गैस भरा हुआ है और हम कंटिन्यूअस वेवलेंथ वाला रेडिएशन अगर हम इंसिडेंट कराते हैं तो कुछ वेवलेंथ का वहां पे एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। तो अगर हम जो इमर्जेंट रेडिएशन है उसमें से, जो ट्यूब में से जो हमने कंटिन्यूअस वेवलेंथ डाला,
बट जब बाहर आएगा अगर उसका स्पेक्ट्रम बनाएंगे तो वो कंटिन्यूस नहीं मिलेगा, उसमें कहीं कहीं पे डार्क लाइन मिलेगी। क्यों? बिकॉज वो सारे वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो गए हैं। तो ये वाला जो स्पेक्ट्रम है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो फ्रेंड्स, और वो जो लाइन है उसको एब्जॉर्प्शन लाइन बोलते हैं। तो वही चीज वापस से यहाँ पे रिपीट किया हुआ है, एमसीक्यू के लिए है। तो ये 23rd आप रीड कर लेना, वही चीज जो हमने एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में डिस्कस किया था वही यहाँ पे है। तो 23rd तो जो है ना वो तो रिपीट हो रहा है। 24th जो क्वेश्चन है वो हमारे लिए सबसे मेन क्वेश्चन है। अब हम बहुत ही सस्पेंस, अच्छा सस्पेंस ओपन करने वाले हैं आपको। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लेक्चर this should be surprising to you that according to the classical mechanics, accelerated charge particle always produces the electromagnetic radiation. but ऐसा कैसे होगा? बोहर ने ये बताया कि कुछ ऑर्बिट्स ऐसे होते हैं कि जहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है तो भी वो क्या नहीं, तो भी वो कोई एनर्जी का एमिशन नहीं कर रहा। नहीं कर नहीं रहा कर रहा। है। ऐसा क्यों? ये क्वेश्चन आपके जहन में होना चाहिए। तो अब उसका सस्पेंस हम ओपन करेंगे एंड इट इज अ वेरी 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 इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजा आने वाला है। तो अब क्वेश्चन वही है कि भाई प्रूव एक्सप्लेन प्रूफ ऑफ बोहर्स फर्स्ट एंड सेकंड हाइपोथेसिस। and that is given by डी ब्रोगली। तो फ्रेंड्स देखो, अब डी ब्रोगली यहाँ पे पिक्चर में आया। कहाँ से कहाँ पे जाएगा, बहुत मजा आने वाला है, बहुत ही मजा आने वाला है। और दूसरे हिसाब से भी पूछ सकते हैं, एक्सप्लेन क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम of electron around the nucleus। तो न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कैसे क्वांटाइज हो रहा है वो समझा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले डी ब्रोगली ने ऐसा बताया कि भाई न्यूक्लियस के आसपास जो इलेक्ट्रॉन है ना वो पार्टिकल नेचर में नहीं है, वो वेव नेचर में है। तो सबसे पहले डी ब्रोगली ने ये बता दिया कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है अराउंड द न्यूक्लियस विच इज नॉट इन द पार्टिकल नेचर, वो वेव नेचर में है। तो पहली बात तो उसने क्या कर दिया, वो रिवोल्यूशन वाला बात ही खत्म कर दिया। अगर पार्टिकल है तो वो रिवॉल्व कर रहा है ना, अगर वेव है तो उसका रिवोल्यूशन की तो बात ही खत्म हो गई। तो ये पता चला सबसे पहले। यस सर। तो डी ब्रोगली ने ये बता दिया कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है ना वो पार्टिकल नहीं है। न्यूक्लियस के आसपास जो इलेक्ट्रॉन है वो राइट नाउ अराउंड द न्यूक्लियस द इलेक्ट्रॉन इज इन अ वेव इन नेचर। और दूसरी बात डी ब्रोगली ने ये बताई कि इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट जो कर रहा है वो जो वेव्स है दैट मस्ट बी अ स्टेशनरी वेव्स। द वेव, देखो वेव नेचर में है तो उसको, कोई भी पार्टिकल अगर वेव नेचर में है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे वेव की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे डी ब्रोगली ने ये बता दिया कि द वेव्स रिप्रेजेंटिंग द इलेक्ट्रॉन वेव्स विच रिप्रेजेंट this electron must be a stationary waves। तो उसने पहला रिस्ट्रिक्शन ये बता दिया कि भाई न्यूक्लियस के आसपास जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव नेचर में है। दूसरा उसने ये बताया
कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, उसको जो वेव्स रिप्रेजेंट कर रहा है ना, वो प्रोपोगेटिंग वेव नहीं है, वो स्टेशनरी वेव है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि अगर प्रोपोगेटिंग वेव होते हैं तो वो क्या करते हैं, एनर्जी का प्रोपोगेशन करते हैं। बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट जो वेव्स कर रहे हैं वो कैसे होने चाहिए, स्टेशनरी, तो वो स्टेशनरी वेव्स है, तो वो क्या करेंगे, एनर्जी का एमिशन नहीं करेगी। एनर्जी का प्रोपोगेशन नहीं करेंगे। जो भी एनर्जी जहां पे है वहां पे स्टेडी रहेगा, जो भी एनर्जी जहां पे है वहां पे ही रहेगा। और तीसरा ये बताया कि अगर हम न्यूक्लियस के आसपास कोई ऑर्बिट है और उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को मुझे रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए अगर मुझे वेव ड्रॉ करना है, मोर प्रिसाइजली आई शुड से स्टेशनरी वेव ड्रॉ करना है, स्टेशनरी वेव ड्रॉ करना है, तो उसको ऐसे ही ड्रॉ करना चाहिए कि उसका जो वैल्यू है ना, वो एट अ सिंगल पॉइंट इट शुड बी कंटेनिंग ओनली वन वैल्यू। मैं ना ये इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट के अंदर रिप्रेजेंट करने के लिए वेव्स ड्रॉ कर रहा हूं, बट दिस वेव मस्ट बी ड्रॉन इन सच अ मैनर दैट इट इज हैविंग ओनली सिंगल वैल्यू एट एनी इंस्टेंस। देखो आप देख सकते हो कि जहां से स्टार्ट किया मैंने वहां पे ही मैंने खत्म किया। अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता, अगर सपोज के थोड़ा ऐसा है, मान लो कि, तो अगर सब मान लो कि ऐसा है, तो फिर क्या होगा, देखो एक ही मोमेंट पे एक ही लोकेशन पे आपको दो दो वेव्स मिलेंगे। इज दैट क्लियर? आपको वेव के दो दो वैल्यूज मिलेंगे, वेव के दो दो मैग्नीट्यूड मिलेंगे। तो उसका मतलब कि एक ही लोकेशन पे आपको इलेक्ट्रॉन होने का दो दो प्रोबेबिलिटी मिलेगा। बट अकॉर्डिंग टू द श्रोडिंजर इक्वेशंस, श्रोडिंजर इक्वेशन आप केमिस्ट्री में शायद आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। यस सर। केमिस्ट्री के सर को पूछना कि जो श्रोडिंजर इक्वेशन जो वेव को रिप्रेजेंट करता है, उसका जो वैल्यूज होता है, क्या वो यूनिक होता है फॉर द गिवन पोजीशन? तो आपको डेफिनेटली बताएंगे कि भाई यस, श्रोडिंजर इक्वेशन ये बता रहा है कि कोई भी लोकेशन पे कोई भी पार्टिकल होने का प्रोबेबिलिटी एक ही रहता है, उसका एक ही वैल्यू होना चाहिए, एक से ज्यादा वैल्यू उसका हो नहीं सकता। पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, बट वो होगा ऑलवेज सिंगल वैल्यू। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए जब वेव ड्रॉ करेंगे, तो उसको इस हिसाब से ड्रॉ करना है कि एक लोकेशन पे उसका एक ही वैल्यू रहे। अदरवाइज तो क्या होगा कि एक ही लोकेशन पे इलेक्ट्रॉन होने के बहुत सारे प्रोबेबिलिटी मिलेंगे, वो पॉसिबल नहीं है। वैसे ये स्टेशनरी वेव्स है, तो आपको उसको स्टेशनरी वेव्स, आपको पता है वो स्टेशनरी वेव्स कैसे थे? याद करो, ये 11 स्टैंडर्ड आपको पता होगा कैसे थे, याद है आपको स्टेशनरी वेव्स? नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, इफ यू रिमेंबर, नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इफ यू रिमेंबर, याद आ रहा है कुछ आपको? तो ये स्टेशनरी वेव्स है, तो आप उसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। देखो एक बच्चा पूछ रहा था कि सर ये दो दो वैल्यू नहीं हो गया? नहीं, दो दो वैल्यू नहीं हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव हुआ है, +5 -5, तो वो तो चलेगा। ये दो अलग अलग वैल्यू नहीं है, सेम ही वैल्यू है, पॉजिटिव नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव है, वो पॉसिबल है। बिकॉज साई स्टार वहाँ पे उसका यूनिक वैल्यू होना चाहिए। ये केमिस्ट्री में पढ़ा, आपको पढ़ाते होगे या फिर पढ़ाएंगे। ये साई स्क्वायर भी सोचना है आपको। तो -5 का स्क्वायर करो या +5 का स्क्वायर करो, वो तो 25 होगा ना। और वो चीज़ जो है ना, वो दिखा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उसका वैल्यू सिंगल होना चाहिए। तो ये मैं स्टेशनरी वेव्स ड्रॉ कर रहा हूँ किसके लिए? इलेक्ट्रॉन को जो रिप्रेजेंट कर रहा है उसके लिए। तो इस हिसाब से हो सकता है आप इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर सकते हो। बट ऐसा करने से बेनिफिट क्या हो? ऐसा करने से निकला ये कि ये जो सरकमफ्रेंसिस है उसके अंदर एग्जैक्टली इंटीग्रल फॉर्म में नंबर ऑफ वेव्स आएंगे। देखो ये वेव नंबर, देखो आप ध्यान से देखना, ये एक वेव यहाँ पे खत्म हुआ, ये वाला देखो ब्लैक से मैं बता रहा हूँ। तो ये वेव नंबर 1 यहाँ पे खत्म हुआ, फिर ये वेव नंबर 2 यहाँ पे खत्म हुआ, वेव नंबर 3 यहाँ पे खत्म हुआ, वेव नंबर 4 यहाँ पे खत्म हुआ, वेव नंबर 5 यहाँ पे खत्म हुआ, एंड वेव नंबर 6 यहाँ पे खत्म हुआ। तो मतलब आप देख सकते हो कि जो सरकमफ्रेंसिस है उसमें इंटीग्रल नंबर ऑफ वेव्स है।
मतलब 5.5 या 5.6 ऐसा नहीं है। नंबर टोटल नंबर ऑफ वेव्स इज ऑलवेज इन द इंटीग्रल फॉर्म। जैसे यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो स्टेशनरी वेव्स ड्रॉ किए हैं उसमें 6 वेव्स पॉसिबल, यहाँ पे 6 वेव्स पॉसिबल, 6 वेव्स यहाँ पे ये पूरे सरकमफ्रेंस को ऑक्यूपाई कर रहा है। तो मतलब ये हुआ कि अगर हम ऐसा मान लेते हैं कि न्यूक्लियस के आसपास जो इलेक्ट्रॉन है, नंबर 1 वो वेव फॉर्म में है, नंबर 1। नंबर 2, अगर वो वेव फॉर्म में है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो वेव्स हम यूज करेंगे, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो वेव्स हम यूज करेंगे वो स्टेशनरी वेव्स होंगे, नंबर 2। नंबर 3, अगर उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज अ वेव तो हमको सरकमफरेंसेस पे ऐसे वेव्स ड्रॉ करना चाहिए कि उसका वैल्यू एट द गिवन पॉइंट अ सिंगल होना चाहिए। तो इसके लिए हमारा जो सरकमफरेंसेस का जो लेंथ है ना, दैट शुड बी इन द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ लैम्डा। वो सरकमफरेंसेस पे इंटीग्रल फॉर्म में वेव्स होंगे। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि अलाउड कंडीशन फॉर दिस इज, हमारा जो सरकमफरेंसेस जो है ना वो एन लैम्डा, लैम्डा के इंटीग्रल मल्टीपल में होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल दिया वहां पे 2 पाई r इज इक्वल टू 6 लैम्डा है, वो 6 लैम्डा हो सकता है, 7 लैम्डा हो सकता है, 5 लैम्डा हो सकता है, बट इट शुड बी इन द इंटीग्रल लैम्डा। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? Yes, sir. बट हम ये जो सब कुछ कर रहे हैं वो तो डी ब्रोगलीज का मानना था। तो बट अकॉर्डिंग टू द डी ब्रोगली लैम्डा मस्ट बी इक्वल्स टू h upon mv, yes or no? यस सर। 2 pi r is equals to n h upon mv होगा। तो mvr को अगर सब जगह इक्वेशन बना दो mvr को, तो क्या हो जाएगा आपका nh upon 2 pi हो जाएगा, yes or no? यस सर। बट फ्रेंड्स ये mvr तो क्या होता है, दैट इज अ p इंटू r। तो अब सोच के बताओ ये pr तो क्या होता है? वो तो आपका एंगुलर मोमेंटम होता है भैया। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा। बट यहाँ पे सर्कुलर मोशन में आर एंड पी दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होता है, तो एग्जैक्टली आर पी होगा, तो आर पी तो आपका एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। तो दैट इज प्रूव्ड कि एंगुलर मोमेंटम मस्ट बी इन द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h upon 2 pi। so that is the quantization of angular momentum। तो फ्रेंड्स अब वो प्रोबेबिलिटी निकल गई, कौन सी प्रोबेबिलिटी कि इलेक्ट्रॉन अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो वो एमिशन करेगा, वो निकल गया। क्यों निकल गया? बिकॉज हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल फॉर्म में कंसीडर ही नहीं किया है, उसको हमने वेव फॉर्म में कंसीडर किया है। और दूसरी बात, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने स्टेशनरी वेव्स का अजम्पशन किया है, मतलब कि एनर्जी वहां से निकलेगा नहीं, वहां पे ही रहेगा। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर। Yes, sir. वो पूरा ये मसला था वो सॉल्व हो गया फ्रेंड्स। Yes, sir. सर बट ये इलेक्ट्रॉन मतलब ये जो वेव है वो एक्चुअली तो मतलब वेव तो सिर्फ एक इफेक्ट है ना, वो कुछ ऐसे। तो वही तो बात है कि हम आज दिन तक ये समझ नहीं पाए कि जो रेडिएशन जो है ना वो एक्चुअल में किस फॉर्म में है, वेदर द रेडिएशन इज इन द पार्टिकल फॉर्म और इट इज इन द वेव फॉर्म। सिमिलरली जो मैटर है ना, मैटर वो हमको तो दिख रहा है कि वो मैटर तो है ना, वो तो पार्टिकल फॉर्म में ही होता है, हमको तो ऐसा ही लगता है, हमको ऐसा ही दिखता है। हमारी सोच, हमारी जो समझ है वो तो हमको यही बताती है कि भाई, हमारी जो कॉमन सेंस है वो तो यही बताती है कि कोई भी मैटर जो है वो पार्टिकल का ही बना होता है। बट वही तो बात है कि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ही छोटे पार्टिकल जो होते हैं ना वो एज ए पार्टिकल बिहेव नहीं करते, वो वेव बिहेव करते हैं। ऐसा क्यों? तो वो तो हमारी समझ से परे है। तो दैट इज व्हाई द चैप्टर नेम्ड इटसेल्फ इज अ ड्यूअल नेचर। इज दैट क्लियर? तो ये इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल नहीं, वो वेव बिहेव करेगा। वो ये वेव कैसे बिहेव करेगा, क्यों करेगा, उसका मतलब ये क्या है प्रैक्टिकली, ये दिखता कैसा है, वो सब हमको नहीं पता चलेगा। इज दैट क्लियर?
यस सर। तो सर ये इसने वेव कह तो दिया, बट किसका वेव है? मतलब अगर हम वाटर वेव्स भी समझे तो वाटर के जो पार्टिकल ऑसिलेशन करते हैं उससे वेव क्रिएट होता है, तो ये भी किसी का मतलब वेव होगा? ऐसे ऐसे अपने देखो आप में देखो कैसे वेव? आप समझे नहीं। 11th स्टैंडर्ड में आपको पढ़ाया गया था कि 3 टाइप के वेव्स होते हैं। 3 टाइप के वेव्स होते हैं। अ, आपको शायद बताया गया था कि भाई एक तो होते हैं मैकेनिकल वेव्स, जो पार्टिकल के ऑसिलेशंस के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं, उसको मैकेनिकल वेव्स बोलते हैं। उसको प्रोपोगेशन के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। फिर बताया गया था कि दूसरा जो टाइप है वो नॉन मैकेनिकल वेव्स है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के उसके ऑसिलेशंस के द्वारा वैक्यूम में भी प्रोड्यूस हो सकते हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, दैट इज अ नॉन मैकेनिकल। और तीसरा भी टाइप था मैटर वेव्स, अगर याद हो तो, दैट इज द नंबर 3 टाइप, मैटर वेव्स। मैटर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो वेव्स है वो दैट इज कॉल्ड द मैटर वेव्स, वो अलग ही है। इज दैट क्लियर? सो दैट वाज द क्लासिफिकेशन ऑफ ओके। वेव्स इन द थ्री पार्ट। इज दैट क्लियर? ओके सर। तो ये मैटर वेव को आप लिंक मत करो मैकेनिकल वेव्स के साथ, ओके? ओके सर। वो अलग ही है। इज इट ओके? अगर 11th का बुक आपके पास पढ़ा है तो वहां यस। ना क्लासिफिकेशन ऑफ द वेव्स है, वहां पे ये 3 चीज है, ओके? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे यहाँ पे हमने क्या किया, जितने भी सस्पेंस थे वो हमने यहाँ पे ओपन कर दिए। जो बोहर्स हाइपोथेसिस के सस्पेंस जो थे वो हमने ओपन तो किए, साथ में उसका प्रूफ भी हमने कर दिया। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों हाइपोथेसिस का प्रूफ हो गया यहाँ पे। तो ये भी आपको 4 मार्क्स में करना है। एंड आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन एज वेल एज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द होल चैप्टर एज वेल। तो सबसे लास्ट क्वेश्चन एंड इट इज ऑल्सो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द होल चैप्टर, एंड दैट द क्वेश्चन इज व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो फ्रेंड्स, ये दोनों क्वेश्चन 25th क्वेश्चन, एंड मैंने आगे एक क्वेश्चन स्किप किया था। एक क्वेश्चन आगे मैंने स्किप किया था, सक्सेस ऑफ द बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो वो बोहर मॉडल स्टार्ट होने से पहले उसके सक्सेस स्टार्ट हो गए थे। तो मैंने बताया था कि भाई अभी इसको रहने दो, पहले पूरा मॉडल को समझ लेने दो, उसके बाद हम उसके सक्सेस को डिस्कस करेंगे। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, ये रहा। ये बोहर एटॉमिक मॉडल था, और उसके बाद के कहाँ पे गया उसका सक्सेस? तो एक क्वेश्चन था ना, सक्सेस ऑफ द बोहर एटॉमिक मॉडल, जो मैंने एट दैट टाइम स्किप बहुत किया। पहले था। कौन सा क्वेश्चन था वो? पहले था मतलब वो हाँ, एटम। ये 14th क्वेश्चन ये रहा। तो अभी वो मिसप्लेस्ड क्वेश्चन था, अभी तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल खत्म नहीं हुआ था, वहां पे ये स्टार्ट हो गया था। तो ये बोहर्स एटॉमिक मॉडल के 2 सक्सेस है, मेनली 2 सक्सेस है। तो आपको 4 मार्क्स में क्या पूछ सकते हैं? एक्सप्लेन द सक्सेस एंड लिमिटेशन ऑफ द बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो सक्सेस अलग कर दो, लिमिटेशन अलग कर दो, 2 + 2 4 मार्क्स हो गए। तो ये दोनों पूछ सकते हैं 4 मार्क्स में। वैसे ये जो चैप्टर है उसका वेटेज आपका 8 मार्क्स का है। 4 एमसीक्यू पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स, बोहर्स एटॉमिक मॉडल के मेन सक्सेस ये है कि उसके द्वारा हम हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजेनिक को समझते हो, He+, लिथियम++, बेरिलियम 3+। तो हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजेनिक एटम्स का जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा है, वो स्पेक्ट्रा हम यहाँ पे क्लियरली हमको यहाँ पे समझ में आ गया। वो एमिशन क्यों हो रहा है, डिस्क्रीट वेवलेंथ क्यों मिलता है, वो पूरा स्पेक्ट्रम जो प्रैक्टिकली मिल रहा था उसको हम थ्योरेटिकली हम इसको समझ सके। सो दैट इज द मेन सक्सेस of the Bohr's atomic model. Second success, it is also explaining the stability and energy level of the hydrogen and hydrogenic atoms. तो 2 मेन सक्सेस है यहाँ पे। दूसरा सक्सेस मैंने जो बोला वो पहले बताया था, पहले बताया गया है कि भाई इट इज एक्सप्लेनिंग द स्टेबिलिटी एंड एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स।
ये दैट इज द मेन सक्सेस. सेकंड, इट कैन आल्सो एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रल सीरीज, बामर सीरीज एंड अदर सीरीज. तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन कर सकता है, अलग अलग सीरीज को यहाँ पे एक्सप्लेन कर पाएंगे हम. तो ये दूसरा उसका सक्सेस है. तो ये बोहर्स एटॉमिक मॉडल का सक्सेस है. अब उसका लिमिटेशन क्या है? तो सबसे पहला लिमिटेशन कि ये जो मॉडल है ना, बोहर्स एटॉमिक मॉडल, दैट इज वैलिड ओनली फॉर द हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजेनिक एटम. जिसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, ओनली वन इलेक्ट्रॉन, उसके लिए ही ये वैलिड है. जिसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है उसी के लिए ये मॉडल वैलिड है. हायर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाला अगर कोई एटम है तो उसके लिए ये वैलिड नहीं है. तो दैट इज द मेन ड्रॉबैक कि दिस कैन बी एप्लीकेबल फॉर द इलेक्ट्रॉन विच इज हैविंग ओनली अ सिंगल इलेक्ट्रॉन. देखो क्या लिखा है, बोहर मॉडल इज एप्लीकेबल टू द हाइड्रोजेनिक एटम. इट कैनॉट बी extended even to the atom like a helium which is having a 2 electron. तो ये उसका सबसे पहला लिमिटेशन है. सेकंड, also hydrogen spectra is made up of a more than the one lines. This cannot be explained by this model. तो फ्रेंड्स, अगर हाइड्रोजन एटॉमिक स्पेक्ट्रा को अगर ज्यादा रिजोल्यूशन वाले स्पेक्ट्रोमीटर से देखा तो पता चला कि एक ही लाइन में बहुत सारे पार्ट है, एक ही लाइन में बहुत सारे पार्ट्स है. It is one line is made up of actually more than one lines. So how is it so? It is cannot be explained. Number two, while Bohr's model currently predicts frequency of emitted light by hydrogen atom, but this model is unable to explain the relative intensities. देखो, बोहर एटॉमिक मॉडल के द्वारा कौन कौन से फ्रीक्वेंसीज एमिशन होगा उसका कैलकुलेशन हो सकता है, कौन कौन से वेवलेंथ एमिट हो गए उसका कैलकुलेशन हो सकता है. बट एटॉमिक स्पेक्ट्रा को देखा गया तो पता चला कि भाई वहां पे अलग अलग लाइंस के इंटेंसिटी अलग अलग है. तो ये अलग अलग लाइंस के इंटेंसिटी अलग अलग क्यों है? तो वो बोहर एटॉमिक मॉडल से पता नहीं चल रहा है कि भाई, इन डायरेक्टली सिंपल लैंग्वेज, बोहर एटॉमिक मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ अ स्पेक्ट्रल लाइंस. जो स्पेक्ट्रल लाइंस जो थी उसके अलग अलग इंटेंसिटी अलग अलग क्यों है वो समझा नहीं पाया. तो थर्ड वही लिखा है कि बोहर्स मॉडल अनेबल टू एक्सप्लेन द वेरिएशन ऑफ द इंटेंसिटी. तो ये सेकंड एंड थर्ड दोनों एक ही है. फोर्थ, बोहर मॉडल cannot be applied to the complex atom and complex for the complex atom. क्या लिखा है? हाँ, for the complex atom we have to use the new theory of quantum mechanics. तो वही तो पहले जो फर्स्ट लिमिटेशन है वो यही तो है कि भाई इट कैन बी एप्लीकेबल ओनली फॉर द हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजेनिक एटम. कॉम्प्लेक्स एटम्स के लिए ये अप्लाइड नहीं है. एंड लास्ट वन, द ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन नीड नॉट टू बी सर्कुलर, इट कैन बी इलेप्टिकल. देखो, ये जो बोहर्स एटॉमिक मॉडल जो है ना, दैट इज बेस्ड ऑन द स्क्वायर इनवर्स लॉ. नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिकल फोर्स. तो स्क्वायर इनवर्स लॉ में ऐसा जरूरी नहीं है कि ऑर्बिटल जो है वो सर्कुलर ही हो, एलिप्टिकल भी हो सकती है. तो बोहर को जब पूछा गया कि आपने भी रदरफोर्ड के हिसाब, रदरफोर्ड से जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट सर्कुलर क्यों लिए, व्हाई नॉट एज पर द प्लैनेटरी मॉडल. देखो, सन के आसपास जो प्लैनेट ग्रेविटेशनल फोर्स भी स्क्वायर इनवर्स लॉ है, तो उसमें तो प्लैनेट्स जो है उसके ऑर्बिटल एलिप्टिकल होते हैं. तो इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल एलिप्टिकल क्यों नहीं ले सकते? तो उसका आंसर बोहर नहीं दे पाया. मतलब बोहर एटॉमिक मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन दी circular orbits of the electron. Why it cannot be possible in the elliptical one? तो ये भी नहीं समझा पाया. तो these are the limitation of the Bohr's atomic model. तो friends, दो सक्सेस है, दो चार इसके लिमिटेशन है. तो सक्सेस ये है कि हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजेनिक एटम के जो स्पेक्ट्रा है उसको समझा सका, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजेनिक एटम के स्टेबिलिटी एंड एनर्जी लेवल को समझा पाया. लिमिटेशन ये है कि इट इज वैलिड, दो मेन लिमिटेशन है. It is valid only for the hydrogen and hydrogenic atom. It is not valid even the atom consists of the 2 electrons. Complex atom के लिए valid नहीं है. दूसरा, relative intensity को वो समझा नहीं पा सकता है. ऐसा क्यों? अलग अलग वेवलेंथ्स की इंटेंसिटी अलग अलग क्यों है वो भी उसमें समझ में नहीं आता है. तो फ्रेंड्स,
यहाँ पे ये जो चैप्टर के थ्योरीज है वो कंप्लीटली यहाँ पे खत्म हो रही है। नेक्स्ट लेक्चर में सारे न्यूमेरिकल्स हम खत्म कर देंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आई विल कंप्लीट द होल न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस चैप्टर एंड आफ्टर दैट यू नीड टू गिव द एग्जाम्स। एक बार ये चैप्टर को खत्म कर दे दो, उसके बाद उसका 100 मार्क्स का हम एग्जाम ले लेंगे। तो आज का सेशन फ्रेंड्स यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। किसी को कुछ पूछना है?